बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परिवार की पार्टी नहीं है बीजेपी, जनता से जुड़ाव ही हमारी ताकत। सीएम का किसानों से वादा, खराब फसल का किसानों को मिलेगा पूरा मुआवजा, 12,000 रुपए एकड़ से ज्यादा दिया जाएगा मुआवजा। हरियाणा में प्रदूषण से राहत नहीं, गोवर्धन पूजा पर भी जमकर हुई आतिशबाजी, बल्लभगढ़ में AQI पहुंचा 431। प्रदेश में नहीं दूर हो रही DAP खाद की किल्लत, किसानों को हो रही भारी परेशानी, DAP के लिए महिलाएं भी लाइन में खड़ी नजर आई। और महाराष्ट्र के अस्पताल में लगी आग, 11 मरीजों की हुई मौत, हादसे के समय ICU में भर्ती थे 17 कोरोना मरीज। नमस्कार, आज के अखबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूं मैं कंचन। आज का अखबार में हम बात करेंगे उन बड़ी सुर्खियों के लिए जिन सुर्खियों को बड़ी ही प्रमुखता के साथ अखबारों में छापा गया है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आप तक हर एक उस खबर को पहुंचाएं जो अखबारों में छपी हुई है, जो यहां सबसे खास हेडलाइन बनी हुई है। सबसे खास और सबसे अहम बात अपने इस खास कार्यक्रम में हम यही करते हैं कि जो भी बड़े अखबारों की बड़ी सुर्खियां होती हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। हरियाणा की बात कर लें या फिर खुद दिल्ली नोएडा की बात कर लें, NCR की पूरे की बात कर लें, जो भी बड़ी खबरें हैं, जब तक आप अपनी चाय की चुस्कियां लेते हैं, जब तक आप अपनी प्याली खत्म करेंगे, तब तक आप तैयार होंगे और ऑफिस के लिए रेडी होंगे। लेकिन उससे पहले ही हम आपको ये तमाम खबरें बताएंगे कि आखिर जो सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा ट्रेंड में रही, जो सुर्खियों में रही, वो खबरें क्या थी। तो अपने आज के खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करते हुए हम बात करेंगे, कल भी लगातार एक मुद्दा सबसे ज्यादा यहां पर गरमाया हुआ था और आज भी वही अखबारों की सुर्खियां बना है। जी हां, आज अगर हम बात कर ले तो हर एक अखबार में सबसे ज्यादा जो प्रमुखता से खबर छापी गई है वो है बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूल मंत्र दिया है। जी हां, मूल मंत्र वो देते हुए नजर आए हैं और मूल मंत्र देने के साथ साथ ही उन्होंने जनता से जुड़ाव की बात भी कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो परिवार की पार्टी नहीं है, बल्कि जनता से हमारी सीधी यहां पर ताकत जुड़ी हुई है। तो परिवार की पार्टी नहीं है भाजपा, जनता जुड़ाव ही हमारी सच्ची ताकत है। कोविड महामारी के दौरान जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है, जिस तरीके से पूरी पार्टी ने काम किया है, वो अपने आप में काफी सराहनीय है। तमाम पार्टी के लोग लगे हुए थे ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना यहां पर ना करना पड़े लोगों को, ये कहा गया है। बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ ही सीएम का किसानों से वादा, खराब फसलों का किसानों को मिलेगा पूरा मुआवजा, 12,000 रुपए एकड़ से ज्यादा दिया जाएगा मुआवजा। इस खबर को भी काफी प्रमुखता से छापा गया है। इसके साथ ही हरियाणा में प्रदूषण से राहत नहीं। अगर हम बात करें प्रदूषण की, तो लगातार जिस तरह से प्रदूषण की बात हुई है, AQI अगर हम बल्लभगढ़ की बात करें तो 431 पर पहुंच गया। प्रदूषण से यहां लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये एक खबर भी बड़ी प्रमुखता के साथ छापी गई है। तो वहीं प्रदेश में नहीं दूर हो रही है DAP खाद की किल्लत, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इस पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता हमारे साथ जुड़ेंगे और गुड़गांव से प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों मेहमानों से हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। हमारे यहाँ पर ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन खबरों को जो प्रमुखता से यहाँ पर छापा गया है, इनका क्या कुछ महत्व है। महाराष्ट्र के अस्पताल में आग लगी है, 11 मरीजों की मौत हुई है। इस पर भी चर्चा करेंगे, इसका भी विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इस खबर को भी बड़े प्रमुखता से छापा गया है। बड़ी खबर है ये, जिसमें हादसे के समय ICU में 17 कोरोना के मरीज भर्ती थे। इसके साथ ही जो सबसे ज्यादा कल खबर है, जिसे कल सबसे ज्यादा देखा गया और उसके साथ ही आज भी जिस खबर को अखबारों में सबसे ज्यादा जगह दी गई है, वो ये है कि T20 यहां पर मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से धोया था और उम्मीदों को स्वाहा कर दिया। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर।
तो इसी पर चर्चा करेंगे। आज सबसे ज्यादा जो खबरों को छापा गया है, हमारे साथ प्रवीण जी जुड़े हुए हैं और सुरेंद्र मेहता जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रवीण जी, मैं आपसे सवाल करूंगी। यहाँ पर खबरों को अखबारों में जगह दी गई है, जिस खबर को सबसे ज्यादा जगह दी गई है और जिस खबर को हर एक अखबार ने छापा है, फिर चाहे मैं यहाँ पर अमर उजाला की बात कर लूं, दैनिक जागरण की बात कर लूं, इन तमाम अखबारों में जगह दी गई है, हिंदुस्तान अखबार में भी जगह दी गई है। सबसे ज्यादा जो खबर है वो यही है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मूल मंत्र दिया गया। मूल मंत्र देने के साथ साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी परिवार की पार्टी नहीं है, बल्कि जनता से सीधा जुड़ाव है। क्या कहेंगे इस पर? कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उन्हें मंत्र देंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यूपी का इलेक्शन जो है वो पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। इसके अलावा भी 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन इस सब में अगर बात करें यूपी की तो बहुत जरूरी है यूपी जीतना भाजपा के लिए, और उसी को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं से किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पीठ एक बार फिर थपथपाई है उनके कार्यों के लिए। जो प्रधानमंत्री अंत्योदय कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक तरह से शाबाशी देते हुए नजर आए, और इसके साथ ही एक मूल मंत्र दिया है कि कार्यकर्ता जनता से जाकर जुड़े और घर घर जाकर जो भाजपा की नीतियां हैं उनका प्रचार प्रसार करें। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो हरियाणा में कल से टारगेट किया जा रहा है कि 50,000 घर जो है उन पे कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों को जाकर के जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उस बारे में उनसे बातचीत करेंगे, और अगर उनको लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको वो लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। ये सब इस कार्यकारिणी की बैठक के बाद हुआ है, क्योंकि 2 साल के बाद ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जो एक सुस्ती जो कार्यकर्ताओं में थी उसको दूर करने का काम जो है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और ये बहुत अहम बैठक थी और इसका सीधा सा असर अब जरूर देखने को मिलेगा जल्दी। बिल्कुल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की खबर तो हर एक अखबार ने छापी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर है प्रवीण जी, जिस खबर को यहाँ पर हेडलाइन में जगह दी गई है, साथ ही साथ वाकई अपने आप में एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के अस्पताल में आग लगी, जिसके बाद 11 मरीजों की मौत हुई, और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त आईसीयू में 17 कोरोना के मरीज थे। अपने आप में एक बहुत बड़ा दुखद हादसा। जी बिल्कुल, ये बहुत दुखद समाचार है, और सब लोगों की मौत होना, 11 लोगों की, ये बहुत दुखद हादसा है। लेकिन इस सब के पीछे जो कारण अक्सर रहते हैं, इससे पहले भी कंचन हमने देखा होगा कि मुंबई में भी एक अस्पताल में आग लगी थी, वहां कोविड के दौरान वहां पर भी काफी लोगों की जान गई थी। तो इस सब के पीछे जो कारण है वो मेंटेनेंस का ना होना है। हम चाहे सरकारी अस्पताल की बात करें चाहे निजी अस्पताल की बात करें, क्योंकि जो आईसीयू जिसे कहा जाता है उसमें जो सब कुछ है वो इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलता है, चाहे वेंटिलेटर की बात कर ले चाहे ऑक्सीजन की बात कर ले, तो बड़ा सेंसिटिव रहता है वो एरिया। लेकिन उसके बावजूद जो है इस एरिया की जो मेंटेनेंस है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, और वही कहीं ना कहीं हादसों का कारण भी बनता है। चाहे उसमें एसी चल रहे हो, चाहे उसमें वेंटिलेटर चल रहे हो, सभी बिजली द्वारा चलते हैं, और बिजली के द्वारा ही अक्सर ये आग लगती है। शॉर्ट सर्किट ही अक्सर कारण बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं जरूरत है सरकारी एजेंसियों को कि वो अस्पताल या समय समय पर निरीक्षण करें और उनसे एक फिटनेस सर्टिफिकेट ले कि आपने महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में आपने इसका प्रॉपर तरीके से चेक किया है नहीं किया है, और जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्ट को लेकर खुद भी जाके चेक करें, ताकि इस तरह के दर्दनाक हादसों को रोका जा सके। इसके साथ ही एक और खबर है जिसको यहाँ प्रमुखता से छापा गया है। सुरेंद्र जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, प्रदूषण को लेकर यहाँ जिस तरीके से इस खबर को छापा गया है, हर एक अखबार ने, दैनिक जागरण ने भी इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ छापा है। अगर हम यहाँ पर AQI की बात करें तो बल्लभगढ़ का AQI 431 पर पहुंचा। उसके बाद लगातार दिल्ली NCR में भी प्रदूषण की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस खबर को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि दिवाली के आसपास पोल्यूशन की जो मात्रा है वो काफी बढ़ जाती है, और इसी को लेकर सरकारें चिंतित भी रहती हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण भी लगते हैं। लेकिन गंभीर विषय है और उसको समय रहते हल किया जाना चाहिए। दीपावली के आसपास इस पर चर्चा होती है, ठीक है, लेकिन ये 2-3 महीने पहले चर्चा होनी चाहिए, उसको रोकने के उपाय किए जाने चाहिए।
खाली दीपावली या पटाखे ही बड़ा कारण नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। मौसम एक बड़ा कारण है और साथ साथ जो इंडस्ट्रियल टाउन है, बल्लभगढ़ की बात करें, साथ साथ फरीदाबाद है, सारे इंडस्ट्रियल टाउन है और काफी बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां वहां लगी हुई हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। कारण जानना जरूरी है और उसके बाद उसका उपाय भी सुझाया जाना चाहिए। दोषारोपण नहीं करना चाहिए सरकारों को एक दूसरे पर। जी कंचन। सुरेंद्र जी, हर खबर ने भी प्रमुखता के साथ की वजह से सबसे ज्यादा समस्याएं यहाँ पर बुजुर्गों को हो रही हैं, छोटे बच्चों को हो रही हैं। दिवाली का मौका और ऐसे में सरकार ने कई जिलों में प्रतिबंध लगाया था पटाखों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखों की ना तो बिक्री यहाँ पर बैन नजर आ रही थी, ना जो जलाने वाले लोग थे वो रुक रहे थे, जिसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। ये मानेंगे आप? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि पटाखे बहुत बड़ा कारण है और सबसे ज्यादा बच्चों को और बुजुर्गों को दिक्कत आती है, ये भी सच है। लेकिन सच ये भी है कि इसके लिए बहुत पहले तैयारी होनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। लोग जागरूक हों, लोग अवेयर हों, उसके बाद कोई ना कोई इसका हल निकल सकता है। लोग मानते नहीं है, हालांकि बहुत सख्ती की बातें की गई थी, बड़े दावे भी किए गए थे। लगभग हरियाणा के सभी जिलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। यमुनानगर की बात करें, चाहे बल्लभगढ़ की, चाहे फरीदाबाद की, दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए हैं पटाखे चलाने के, लेकिन उसमें आगे ठोस कार्रवाई बढ़ती नजर नहीं आ रही, क्योंकि ज्यादातर मामले जो हैं वो अननोन लोगों के खिलाफ हैं, अज्ञात लोगों के खिलाफ हैं, इसलिए कार्रवाई आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही। इसमें मैं वही दोहराना चाहूंगा कि सबसे पहले लोगों को जागरूक करना होगा, उपाय सुझाने होंगे, इसका समाधान पहले से ढूंढना होगा। जी। यहाँ पर एक और सवाल बहुत बड़ा है सुरेंद्र जी। प्रदेश में जो एक खबर है, इस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा गया कि प्रदेश में डीएपी खाद को लेकर जो किल्लत हो रही है उससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डीएपी खाद के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं, जो अखबारों में एक प्रमुखता से छापा गया है कि महिलाएं भी अब लाइन में लगी हुई हैं, लेकिन डीएपी की जो किल्लत है उससे निजात नहीं मिल पा रहा है। कट्टे आते हैं सरकार की तरफ से, लगभग कल भी 650 कट्टे यमुनानगर में पहुंचे, लेकिन एक किसान को 10 दे दिए गए, जिसके बाद जो बाकी किसान थे उन्हें मायूस होकर वहां से लौटना पड़ा। तो ये भी अपने आप एक बड़ा सवाल है। अखबारों में पूरी खबर को प्रमुखता तो मिली है, लेकिन इसकी समस्या को दूर नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बात सच है कि जब बिजाई का समय शुरू होता है, किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत डीएपी खाद की पड़ती है और ये सब्सिडी पर है, इसलिए भी किसान खरीदना चाहते हैं। जो बाहर बिकती है यूरिया खाद है, बाकी खादें हैं, वो काफी महंगी होती हैं। किसान चाहता है कि जो सब्सिडी वाली खाद है, असली खाद है, वही ली जाए और उसी को लेके वो कोशिशें कर देता है बिजाई से पहले। लेकिन साथ साथ बात होती है उसको खरीदने के लिए केंद्रों की। जो व्यवस्था अलग अलग केंद्रों पर खरीदगी होनी चाहिए वो नहीं है। अफरा तफरी का माहौल लगभग हर साल पैदा होता है, उसी को लेके सरकार जरूर दावे करती है कि हर किसान को खाद दी जाएगी, लेकिन यमुनानगर की बात करें, चाहे फरीदाबाद की बात करें, चाहे पानीपत की बात करें, किसानों को फिलहाल 2 से 4 कट्टे, मैक्सिमम 5 कट्टे दिए जा रहे हैं। कहीं कहीं भेदभाव वाली बातें भी सामने आती हैं। इंतजाम की कमी है, शायद खाद की उतनी कमी नहीं है जितनी अफरा तफरी पैदा हुई है। जी कंचन। हाँ प्रवीण जी, मेरा सवाल आपसे है, यहाँ पर जिस तरीके से अखबारों में एक खबर को सबसे ज्यादा यहाँ पर जगह दी गई है, जो हेडलाइन में भी है, यहाँ दैनिक जागरण के हेडलाइन में है कि जो फसलें खराब हुई हैं उन फसलों का मुआवजा जल्द लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ डीएपी खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ फसलें खराब हो रही हैं, कीड़ों की वजह से, बारिश की वजह से कई समस्याओं का सामना इस वक्त किसानों को करना पड़ रहा है। इस पर यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये कहा गया है, उनकी ओर से कहा गया है कि मुआवजा जल्द उन्हें दिया जाएगा। इस खबर को किस तरह से देखते हैं आप प्रवीण जी? देखिए, तब अभी सोनीपत का दौरा मुख्यमंत्री ने किया था, उनके कई कार्यक्रम थे। उस दौरान मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे कर फसलों का जायजा लिया था जो फसलें खराब हुई हैं, और उसके बाद उनको खुद ये महसूस हुआ कि किसान अब बिजाई नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि पानी निकल जाएगा और किसान दोबारा से बिजाई कर पाएगा। लेकिन हालात जो अभी कुछ गाँव के ऐसे बने हुए हैं कि वो पानी की निकासी नहीं हो पा रही और लगता नहीं कि इस साल वो बिजाई कर पाएगा। और कुछ किसानों का तो ये भी कहना है कि वो अगले साल भी शायद बिजाई के लायक जमीन ना हो पाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया है, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने देखा कि किसान आंदोलन भी चल रहा है, किसान
हर छोटी बड़ी बात को लेकर धरना और प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। जैसे डीएपी का मामला चल रहा है, उसमें भी कई जगह किसानों ने रोड जाम की और धरना दिया। उसको लेकर के बकायदा गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मुख्यमंत्री के साथ साथ पीएम को और कृषि मंत्री को पत्र लिखा है कि इसकी व्यवस्था की जाए बांटने की। तो ये सरकार का एक बहुत अच्छा और अहम फैसला है। किसानों के हित में ये फैसला है कि जिन किसानों की फसलें खराब हुई है और जो बिजाई के लायक जमीन नहीं है, उनको 12,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा सरकार देगी, ताकि किसानों की कुछ भरपाई हो पाए। हालांकि इसे अभी नाकाफी जरूर बता रहे हैं किसान, लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसानों को किसी तरह का नुकसान ना हो। साथ में जहां तक डीएपी की बात है, उसमें भी कहीं ना कहीं कोशिश सरकार की है कि हर किसान को खाद मिल जाए। लेकिन जिस तरह से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक आरोप लगाया था कि कंपनियां कालाबाजारी कर रही हैं खाद की, सरकारी कोटे में खाद कम आती है और बाहर ज्यादा आती है, साथ में उसके साथ सल्फर लगाकर बेचा जा रहा है, तो सल्फर खरीदना भी किसान के लिए जरूरी कर दिया है कंपनियों ने। तो कहीं ना कहीं ये है कि कंपनियों का रुख थोड़ा अलग है, लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि किसी तरह से इस मामले को स्मूथ कर दिया जाए और किसानों को खाद की उपलब्धता करा दी जाए। और ये मुख्य मुद्दा डीएपी का काफी दिनों से लगातार हर अखबार की हेडलाइन बन रहा है। और इसके अलावा ये भी मुद्दा उठा हुआ है कि जो स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए थे, इससे पहले भी आदेश दिए थे कि स्पेशल गिरदावरी कराई जाए जो जमीनें खराब हुई है, उसके बाद वो नहीं हो पाई। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री ने जब दौरा किया है, तो उम्मीद अब यही जगती है कि जल्दी इसकी गिरदावरी होकर किसानों को उनका उचित मुआवजा मिल पाएगा। इसके साथ ही प्रवीण जी, एक खबर जो सबसे ज्यादा यहाँ पर छापी गई और दिखाई भी गई, विश्व नेताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर बरकरार हैं। इस खबर को किस तरह से देखते हैं आप? जी देखिए, ये कंचन बहुत गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी अमेरिकी प्रधानमंत्री को पछाड़कर विश्व में नंबर 1 पर पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी का जो एक व्यक्तित्व है, जो उनका विदेशी दौरे जो उनके रहे हैं, वहां उनका जो लोगों से मिलना जुलना रहा है और जो विदेशों से उनके जो संबंध बने हैं भारत के, वो उन्हीं की देन है कि जिस तरह से अब भारत को जब एक समय में ऐसे कमजोर राष्ट्र की तरह देखा जाता था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने विदेशों के दौरे शुरू किए हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्षों ने प्रोटोकॉल तक तोड़कर उनका स्वागत किया है खुद पहुंचकर, तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि नरेंद्र मोदी देश को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। और एक भारत जैसे बड़े राष्ट्र का प्रधानमंत्री का नंबर 1 पे आना वैसे कोई अचंभे की बात, लेकिन आना चाहिए था, लेकिन ये इससे पहले नहीं हो पाया। इससे पहले अभी तक हम देखते रहे कि कभी अमेरिका के राष्ट्रपति तो कभी रूस के राष्ट्रपति नंबर 1 पर रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का विश्व में सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता बनना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इस पर हर देशवासी को गर्व भी होना चाहिए। सुरेंद्र जी, एक और खबर है जिसे काफी ज्यादा प्रमुखता दी गई है कि हरियाणा में 15 जनवरी से प्रभावी होगा निजी उद्योग और 75% आरक्षण मिलेगा। यहाँ पर खुद सरकार का कहना है, हरियाणा सरकार का, कि इस फैसले से बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म होगी। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, काफ़ी लंबे समय से युवा जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं नौकरियों की, और नौकरियों में सरकार और स्पेशली बात करें डिप्टी सीएम की, उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने की, सरकार के साथ जोड़ने की, और उसी दिशा में ये शायद कदम उठाया गया है और उसको लेके युवाओं में काफ़ी उत्साह है। जो लंबे समय से हरियाणा के जो युवा हैं नौकरी की उम्मीद कर रहे थे, नौकरियां बाहरी जो आसपास के स्टेटों के लोग हैं उनकी लग जाती थी, उसी को लेके चिंतित थे और परेशान भी थे और बार बार डिप्टी सीएम कह लो या सीएम से मिलते थे। और इसी को लेकर सरकार ने फैसला किया है, ऐतिहासिक फैसला है, और इसको इम्प्लीमेंट करना सबसे ज्यादा बड़ी बात होगी। उसी को लेकर उसी दिशा में ठोस प्रयास भी होने चाहिए और युवाओं को इसके लिए जो जागरूक भी किया जाना चाहिए किस तरह से वो अपनी नौकरी पा सकते हैं। जी तो बिल्कुल हम उन अखबारों की बात कर रहे हैं जिन अखबारों में इन खबरों को बड़े ही प्रमुखता के साथ छापा गया है। दैनिक जागरण, अमर उजाला, भास्कर, इन अखबारों में इन खबरों को काफी ज्यादा प्रमुखता दी गई है। प्रवीण जी, मेरा एक सवाल आपसे है, पंजाब में, हरियाणा में हर जगह पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उनमें यहाँ पर कटौती की गई है, घटे हैं, जिससे राहत की खबर ये कह सकते हैं। 12 रुपए सस्ता किया गया है, जिससे लोगों के चेहरे पर यहाँ जो मायूसी थी वो जरा सी हटती भी नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस खबर पर?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने टैक्स घटाकर जनता को राहत देने का काम किया है, उससे कहीं ना कहीं जनता खुश है। और ये एन दिवाली वाले दिन हुआ है तो और भी लोग इसको दिवाली का सरकार की तरफ से तोहफा मान रहे हैं। लेकिन इसमें कंचन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 3 दिन से जो रेट कंपनियां जो घटौती करती थी रेटों में, वो अब 3 दिन से नहीं हो रही है। 3 दिन से रेट फिक्स है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी सोचते हैं कि अब ये सरकार ने रेट कम कर दिए तो निजी कंपनियां इसका फायदा उठा रही हैं और वो रेट कम नहीं कर रही हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार तेल के रेट नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब ऊपर होते हैं तो कंपनियां बढ़ा जरूर देती है, लेकिन अब पिछले 3 दिन से 1 रुपए भी पेट्रोल या डीजल के अंदर नहीं घटाया गया है। हाँ, लोगों में खुशी जरूर है, लेकिन उम्मीद अब लोग ये कर रहे हैं सरकार से कि इसमें 10 से 12 रुपए की और कमी आए तो ये सब उनके बजट के अंदर रह जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और तमाम अखबारों की विश्लेषण हम लोगों ने किया, साथ ही साथ लोगों तक तमाम खबरों को हमने पहुंचाया। अहम खबरों का विश्लेषण आज हमने अपने खास कार्यक्रम में किया है। साथ ही साथ यहाँ पर कई और बड़ी खबरों से भी हम आपको रूबरू कराते चले। न्यूजीलैंड से आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से पंजाब में पेट्रोल 10 और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है, जिससे लोगों को यहां पर जरा सी राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है। तो आज के अखबार में तमाम बड़ी खबरों पर हमने यहां पर आपको बताया है कि क्या कुछ बड़ी खबरें रही। इसके साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल जाएंगे। 263 करोड़ रुपए की लागत से बने करनाल आधुनिक सहकारी चीनी मिल का मुख्यमंत्री मनोहर लाल उद्घाटन करेंगे। तो लगातार तमाम खबरें। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, यानी कि न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। T20 विश्व कप से टीम इंडिया बाहर हो गई। ये भी अपने आप में एक बड़ा और अहम खबर है जिसे अखबारों ने छापा है। साथ ही साथ तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका है। IMD ने जारी किया है रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां CM स्टालिन से बातचीत भी की है। T20 वर्ल्ड कप से भारत की विदाई हो गई है। लेग स्पिनर को मौका नहीं मिला, बेबस दिखे बल्लेबाज BCCI की नीतियों ने हराया। ये अपने आप में एक सवाल है, क्या BCCI की नीतियों ने हराया है? कई सवाल यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप में भी खड़े होते हैं। T20 वर्ल्ड कप से भारत की विदाई के बाद लोगों में काफी ज्यादा मायूसी यहाँ पर देखी गई है। तो अहम खबरों का विश्लेषण हमने आज किया है। अहम खबरों के विश्लेषण में कई बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। तो हर खबर का सफर यूं ही पूरे दिन चलता रहेगा और आपको हर एक खबर से यहां पर रूबरू कराएंगे, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आज का अखबार में इतना ही। नमस्कार।